मैं डॉक्टर वर्षा पटेल, सहायक प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय बिडवाल में पदस्थ हूँ। हम आज एमएसडब्ल्यू थर्ड सेमेस्टर के स्पेशलाइजेशन पेपर लेबर वेलफेयर की यूनिट फर्स्ट के टॉपिक रैशनलाइजेशन या विवेकीकरण पर बात करेंगे। विवेकीकरण का अर्थ हम जानने की कोशिश करते हैं। विवेकीकरण को अंग्रेजी में रैशनलाइजेशन कहते हैं। इस शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के रैशनल शब्द से हुई है, जिसका की अर्थ होता है युक्ति, तर्क तथा विवेक से कार्य करना। हिंदी शब्द विवेकीकरण भी विवेक शब्द से बना है, जिसका अर्थ है कार्य को सोच समझकर करना। इस प्रकार जो काम तर्क लगाकर युक्तिपूर्ण या विवेक से किया जाता है, वही विवेकीकरण कहलाता है। सरल शब्दों में यदि उद्योगों के संदर्भ में हम विवेकीकरण को समझने की कोशिश करें, तो उद्योगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके प्रति वैज्ञानिक तर्कपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना ही विवेकीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत जो भी उपाय किए जाते हैं वो बर्बादी और अकुशलता को दूर करके अधिकतम उत्पादन और उत्पादकता को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार इसमें उद्योगों का पुनः संगठन करने की भी आवश्यकता होती है, ताकि परंपरागत एवं पुरानी कार्यविधियों का अंत करके वैज्ञानिक प्रकृति सिद्धांतों और विधियों को अपनाया जा सके। अर्थात जो उद्योग पुरानी तकनीकों से काम कर रहे हैं, उनको पुरानी तकनीकों को छोड़कर नई तकनीकों को अपनाना पड़ेगा, तभी वो वर्तमान प्रतिस्पर्धा के युग में अपने आप को खड़ा रख पाएंगे। और यही जो पूरी प्रोसेस होती है, इसी को हम विवेकीकरण कहते हैं। विवेकीकरण के उद्गम की हम बात करें तो जर्मनी विवेकीकरण का जन्म स्थान कहलाता है। पहला विश्व युद्ध जब हुआ था 1914 से 1918 के बीच, तब जर्मनी की आर्थिक दशा बहुत दयनीय हो गई थी। उसके सारे उद्योग धंधे जो है वो चौपट हो गए थे और श्रमिकों की भारी कमी हो गई थी। पूंजी तथा अन्य साधनों की भी बड़ी कमी थी और मित्र राष्ट्रों द्वारा बहुत लंबे युद्ध के कर्जे जो है वो उस पर लाद दिए गए थे, जिसका कि भुगतान उसके लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तब वहाँ के उद्योगपतियों और अर्थशास्त्रियों ने इस ओर ध्यान दिया और वे यह जानते थे कि उपरोक्त परिस्थितियों का सामना करने के लिए उद्योगों का विकास करना अनिवार्य है। अतः 1916 में जर्मनी में विवेकीकरण का प्रारंभ किया। विवेकीकरण की परिभाषाएं हम देखें तो सन 1927 में जेनेवा में होने वाली अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सभा के अधिवेशन में विवेकीकरण की परिभाषा दी गई थी। इसमें कहा गया था, विवेकीकरण का तात्पर्य उद्योग में संगठन और तकनीक की उन विधियों से है जिसके द्वारा कच्चे माल और श्रम की बर्बादी रोकी जाती है। इसमें श्रम का वैज्ञानिक संगठन, कच्चे माल और उत्पादन का प्रमाणीकरण, उत्पादन विधियों का सरलीकरण और यातायात और विपणन विधियों का सुधार सम्मिलित होते हैं। अर्थात विवेकीकरण में सिर्फ हम तकनीकों की बात नहीं करते, हम उद्योगों के संगठन में भी परिवर्तन लाने की बात करते हैं। उसका जो कच्चा माल है और जो श्रम है उसकी बर्बादी को हम रोकने की भी बात करते हैं। श्रम का वैज्ञानिक संगठन, कच्चे माल और उत्पादन के प्रमाणीकरण की भी हम बात करते हैं। मतलब हमारा जो भी कच्चा माल हम यूज कर रहे हैं और जो उत्पादन हो रहा है, उसमें हम एक स्टैंडर्ड मेंटेन करने की बात करते हैं। उत्पादन विधियों का सरलीकरण करने की बात करते हैं और यातायात और विपणन की विधियों का सुधार भी इसमें सम्मिलित है। मतलब हम ओवरऑल हम देखें तो उद्योग में यदि हम वैज्ञानिक तरीके से नई तकनीकों और नए तरीके से हम संगठन की रचना कर रहे हैं जो कि वर्तमान की आवश्यकता के अनुरूप है, उसे हम विवेकीकरण कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की एक सलाहकार समिति ने भी विवेकीकरण की परिभाषा दी है। उनका कहना है कि विवेकीकरण सामान्यतः किसी भी ऐसे सुधार को कह सकते हैं जिसके द्वारा परंपरागत पुरानी प्रणालियों को हटाकर व्यवस्थित तर्कपूर्ण प्रणालियों को अपनाया जाता है। मतलब हम जब पुरानी प्रणालियों को हटा रहे हैं और तर्कपूर्ण प्रणाली को अपना रहे हैं, तो वही विवेकीकरण कहलाता है। विवेकीकरण की आवश्यकता पर हम प्रकाश डालें तो सबसे पहला है प्रतिस्पर्धा या स्पर्धा।
ये जो है ये विवेकीकरण की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मुक्त अर्थव्यवस्था में जो है प्रत्येक उद्योग को देशी और विदेशी प्रतियोगिताओं का सामना करना पड़ता है। उसको निरंतर यह कोशिश करनी है कि वस्तु की लागत कम हो और गुणवत्ता अच्छी हो। विवेकीकरण करना अनिवार्य हो जाता है। पुरानी मशीनों और प्रणालियों का प्रयोग करने वाला उद्योगपति जो है वो प्रतिस्पर्धा में नहीं टिक पाता है। दूसरा पॉइंट है उद्योगों की उपभोक्ताओं की मांग। मुक्त अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता ही सम्राट है और उसकी इच्छा अनुसार ही उद्योग को चलाना पड़ता है। उदाहरण के लिए आजकल जनता जिन चीजों को अधिक पसंद करती है भविष्य में हमें वही उद्योगों की स्थापना करनी पड़ेगी और उसी के अनुसार यांत्रिकी में भी हमें परिवर्तन आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार उपभोक्ताओं की मांग भी जो है वो विवेकीकरण को प्रोत्साहित करती है। मजदूरी में वृद्धि। मजदूरी के संगठन और श्रम विधान के कारण मजदूरों पर होने वाला व्यय जो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके कारण वस्तुओं का मूल्य भी बढ़ रहा है और बिक्री मूल्य बढ़ने से बिक्री कम हो जाती है। तो यह तरीका लागत घटाने का यह यह है कि नवीनतम यंत्रों की सहायता ली जाए और यह विवेकीकरण के कारण ही संभव हो पाता है। उत्पादन में वृद्धि। योजनाओं के अनुसार माल का अधिकतम उत्पादन होना चाहिए, परंतु पुराने तरीके से ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए हमें नए नए यंत्र और उपकरण काम में लाने ही पड़ेंगे, तभी हम वर्तमान जो प्रतिस्पर्धा का युग है उसमें हम खड़े रह सकते हैं। अब विवेकीकरण के प्रमुख उद्देश्यों की चर्चा करें तो सबसे पहला है अपव्यय को रोकना, है ना। इसके द्वारा जो भी चाहे हम संगठन लेवल पर देखें या हम उत्पादन लेवल पर देखें, हर प्रकार के अपव्यय को इसके द्वारा रोका जा सकता है। जो साधनों का अधिकतम उपयोग करना, न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना, श्रमिकों की कुशलता एवं मनोबल में वृद्धि करना, प्रमाणीकरण करना, देश की औद्योगिक व्यवस्था में स्थिरता लाना, सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराना, जनसाधारण का जीवन स्तर ऊंचा उठाना, वितरण की वैज्ञानिक व्यवस्था लागू करना और लाभों का कुशलता पूर्वक वितरण करना। अब विवेकीकरण के कार्यक्रम हम देखें तो पहला है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण के अंतर्गत हम आधुनिक तकनीकों, आधुनिक यंत्रों, आधुनिक मशीनरी इन सब का प्रयोग करते हुए हम आधुनिकीकरण के थ्रू जो है हम विवेकीकरण ला सकते हैं। यंत्रीकरण, नए नए यंत्रों का प्रयोग, नई नई मशीनों का प्रयोग इसके अंतर्गत हम करते हैं। प्रमाणीकरण, स्टैंडर्डाइजेशन, इसके अंतर्गत हमारा जो उत्पादित माल है और जो कच्चा माल है दोनों की जो गुणवत्ता है उस पर हम ध्यान देते हैं। वैज्ञानिक प्रबंध, इसमें हम सिस्टमैटिक ढंग से हर एक स्तर पर तर्कपूर्ण ढंग से, विवेकपूर्ण ढंग से हम नियोजन करते हैं। नियोजन के बाद हम प्लानिंग उसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। सरलीकरण, हर एक प्रोसेस को सिंपल बनाने की हम कोशिश करते हैं। और पुनर्गठन, यदि हमें संगठनात्मक लेवल पर भी ढांचे को रिफॉर्म करना है तो वह भी हम विवेकीकरण के अंतर्गत करते हैं। अब श्रम तथा विवेकीकरण की हम बात करें तो विवेकीकरण का श्रम से घनिष्ठ संबंध है। बहुधा मजदूर जो होते हैं वो इसका विरोध करते हैं और इसके पीछे बहुत सारे कारण जिम्मेदार है। सबसे पहला जो है वो है छटनी तथा बेकारी। चूंकि हम विवेकीकरण में नई मशीनों, नई प्रणालियों की बात करते हैं तो श्रमिकों को एक ये भय रहता है कि नई मशीनें आने से हमारी नौकरी ना चली जाए या हमारा कार्य ना छिन जाए। तो जब हम नई मशीनें लगा रहे हैं तो हमें मजदूरों की आवश्यकता भी कम होती है और इस कंडीशन में जो है कुछ मजदूरों को हटाया जा सकता है और हमें पहले जितने मजदूर हमें चाहिए थे उतने मजदूरों की हमें आज आवश्यकता नहीं होती और नए मजदूरों को हम नहीं रख पाते और पुराने मजदूरों को हमें निकालना पड़ता है। श्रम पर अधिक बोझ। विवेकीकरण श्रम और मशीन का अधिकतम उपयोग करता है। परिणाम स्वरूप मजदूर को कम विश्राम मिलता है और उसके श्रम का अधिक से अधिक उपयोग
होता है, जिसके कारण मजदूरों पर बोझ जो है वो बढ़ता जाता है। मजदूरों को लाभ न मिलना, विवेकीकरण का मुख्य लाभ जो है वो उद्योगपतियों को ही मिलता है, क्योंकि जो नई मशीनरी आ रही है और मशीनरी आने से जो है जो उत्पादन में वृद्धि हो रही है, उस वृद्धि का लाभ उद्योगपति को मिलता है। मजदूर को उसकी जो तय मजदूरी है वही दी जाती है, लाभ में उसका हिस्सा नहीं दिया जाता उसे। विवेकीकरण के लिए धन की आवश्यकता होती है, इसलिए जो साधारण या लघु उद्योग वाले हैं वो इस तकनीक को नहीं अपना पाते, क्योंकि उन्हें मशीनरी और नई तकनीकों को अपनाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है और पैसा उनके पास में इतना होता नहीं है। तो इससे उनके उत्पादन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और उनमें लगे हुए मजदूरों की छटनी करने तक की नौबत आ जाती है। उनका काम भी टूट जा सकता है और इस कारण विभिन्न मजदूर उद्योगों के विवेकीकरण को पसंद नहीं करते हैं। अब विवेकीकरण के लिए कुछ सुझाव हैं। सबसे पहला है कि मजदूरों के काम के घंटों में कमी की जाए। आधुनिकीकरण का लाभ मजदूरों को भी मिलना चाहिए, इससे छटनी की भी संभावना नहीं होगी। यदि हम मजदूरों के काम के घंटे कम करेंगे तो अधिक मजदूरों को हम काम दे सकते हैं। विवेकीकरण के साथ साथ उत्पादन में भी वृद्धि होनी चाहिए। शिफ्ट की संख्या बढ़ सकती है जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा। विवेकीकरण के साथ साथ निर्यात भी बढ़ना चाहिए जिससे कि अति उत्पादन ना हो सके। मतलब जो उत्पादित वस्तुएं हैं, यदि उनकी खपत पूर्ण रूप से हो रही है तो विवेकीकरण के द्वारा जो अधिक उत्पादन हो रहा है उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। विवेकीकरण द्वारा अर्जित लाभ को बोनस इत्यादि के रूप में मजदूरों में बांटना चाहिए, लेकिन उद्योगपति ही इससे लाभान्वित ना हो यह आवश्यक है। इसके साथ साथ श्रम कल्याण, सामाजिक सुरक्षा और अन्य लाभों की भी व्यवस्था होनी चाहिए। श्रम की बेकारी को रोकने का प्रबंध पहले से ही कर लेना चाहिए। विवेकीकरण की योजना द्वारा प्रबंध संबंधी दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। इस योजना को लागू करते समय इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि श्रमिकों पर कार्य के बोझ में वृद्धि न हो, किंतु यदि इस प्रकार की वृद्धि होना आवश्यक हो तो श्रमिकों के पारिश्रमिक में अपेक्षाकृत अधिक दर से वृद्धि की घोषणा कर देनी चाहिए, जिससे कि उनमें असंतोष न पनपे। विवेकीकरण की योजना पर श्रमिकों की सहमति ले लेना चाहिए। विवेकीकरण की योजना का श्रमिकों के लिए बीच पर्याप्त प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए ताकि कभी गलतफहमी के शिकार ना हो सके। उससे उनमें यह बात बिठाई जानी चाहिए कि वह योजना उनके लाभ के लिए है, हानि के लिए नहीं। तकनीकी प्रशिक्षण पर भी बल दिया जाना चाहिए और सरकार सरकारी नीति द्वारा प्रोत्साहन और हितों की रक्षा पर भी बल दिया जाना चाहिए। आज के इस आज के इस वीडियो लेक्चर में हमने विवेकीकरण का अर्थ, उसका उद्गम, विवेकीकरण के कारण, विवेकीकरण की आवश्यकता, विवेकीकरण के कार्यक्रम, विवेकीकरण, श्रम और विवेकीकरण तथा विवेकीकरण से संबंधित सुझाव जो है उन इन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश की है। धन्यवाद।